स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का आज का हमारा टॉपिक है निषेचन का सेकंड पार्ट। हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन कितने पदों में पूर्ण होता है, कितने स्टेप में पूर्ण होता है, तो इसमें से कुछ एक स्टेप के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही कोई परागकण किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसके एक निश्चित समय के बाद उसमें अंकुरण होना प्रारंभ होता है और इसी अंकुरण के द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। ये अंकुरण काल भिन्न भिन्न पादप जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उसके बाद में दूसरा जो हमने स्टेप पढ़ा था कि परागनलिका जो बन गई है वो वृद्धि किस प्रकार की करती है। तो वृद्धि उसकी बीजांड की ओर होती है और वो रसायन चलन या रसायनुवर्ती प्रकार की होती है। उसके बाद में कि कौन से पथ के द्वारा या किस मार्ग द्वारा, किस रास्ते के द्वारा परागनलिका वर्तिकाग्र से जो उत्पन्न से डेवलप हुई थी, वर्तिकाग्र पर स्थित परागकण से डेवलप हुई थी, तो वहाँ से वो किस प्रकार से बीजांड तक पहुँचती। तो उसका पथ पड़ा था, वो 3 प्रकार का था। खोखली वर्तिका के माध्यम से, बंद वर्तिका के माध्यम से, या ठोस से, अथवा अर्ध बंद या अर्ध ठोस वर्तिका के द्वारा। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जब परागनलिका बीजांड तक पहुंचती तो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेशित होती है। तो बीजांड में प्रवेश को हमने 3 भागों में पढ़ा था। नंबर 1 अध्यावरणीय, 2 निभागीय और तीसरा था वो बीजांड द्वारीय। अधिकांश बीजांड में परागनलिका का प्रवेश बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। उसके बाद में अब नेक्स्ट यानी हमने कुल 4 स्टेप, 4 पॉइंट हमने इस फर्टिलाइजेशन से संबंधित पढ़ लिए। तो आज हम इस फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ें जिसके अंतर्गत एक परागनलिका किस प्रकार से या कितने मार्ग द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेशित होती है, और सेकंड नंबर कि जब भ्रूण कोश में प्रवेशित हो जाती है तो फिर युग्मकों के मध्य संलयन किस प्रकार का होता है। तो केंद्रक संलयन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, और फिर ये द्विनिषेचन त्रिसंलयन का महत्व एंजियोस्पर्म में क्या होता है इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो हमारा निषेचन के सेकंड पार्ट में कितने बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और केंद्रक संलयन की क्रिया को। ये एक बीजांड की सामान्य संरचना है जिसमें अध्यावरण पाया जाता है। सामान्य तौर पर अधिकांश पादपों में पाया जाने वाला बीजांड कौन सा होता है, वो होता है एनाट्रोपस और द्विअध्यावरणीय। तो हम जो डायग्राम भी बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, द्विअध्यावरणीय और प्रतीप बीजांड का हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो केंद्रीय भाग है वो भ्रूण कोश को निरूपित कर रहा है। इसमें कुल 3 प्रकार की कोशिका हैं। निभागीय सिरी को स्थित कोशिकाओं का एक समूह जो 3 कोशिका युक्त हैं वो प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। बीजांड द्वारीय सिरी को स्थित 3 कोशिका जिसमें से एक बड़ी कोशिका होती है और 2 छोटी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका को अंड कोशिका जबकि छोटी कोशिका को साइक कोशिका कहते हैं। और इसके अलावा तीसरा कोशिका का जो प्रकार है वो कौन सा है, द्वितीयक केंद्रक अथवा द्वितीयक कोशिका। परागनलिका बीजांड में प्रवेशित हो चुकी है, चाहे वह निभागीय सिरे से हो अथवा अध्यावरणीय क्षेत्र से बीजांड में प्रवेशित हुई हो, या फिर वो परागनलिका बीजांड द्वारीय सिरे से बीजांड में प्रवेशित हो गई हो। इन तीनों प्रकार से जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश हो जाती है तो उसके बाद में
वो भ्रूण कोश में प्रवेशित होगी। लेकिन किसी भी स्तर से, किसी भी मार्ग द्वारा जब बीजाणु में प्रवेश करती है, लेकिन भ्रूण कोश में परागनलिका सदैव बीजाणु द्वारीय सिरे से ही होती है। यदि अध्यावरण क्षेत्र सही है तो भी वो घूम करके कहाँ जाएगी? बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर। निभागीय सिरे से भी गई है तो भी वो कहाँ से जाएगी? बीजाणु द्वारीय सिरे से सिरे की ओर पहुँचेगी, अर्थात पूरे भ्रूणकोश की परिक्रमा करते हुए कहाँ तक पहुँचेगी? बीजाणु द्वारीय सिरे तक पहुँचेगी। और इसके पश्चात इसी सिरे से परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित होती है। भ्रूणकोश में प्रवेश बीजाणु द्वारीय सिरे से होता है, लेकिन जो मार्ग होता है वो 3 प्रकार का, 3 तरह से प्रवेशित हो सकती है। ये एक अंड कोशिका है, दूसरी इसकी ये सहायक कोशिका है। तो सहायक कोशिका कितनी होती है? 2 सहायक कोशिका होती है। 3 प्रकार से होते हैं। 3 डायग्राम बनाते हैं। एक प्रारूपी की केवल प्रदर्शित करने के लिए ये चित्र है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इसमें प्रतिमुखी कोशिका नहीं बनेगी, अध्यावरण नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनाते अपन? क्योंकि बनाया किसका डायग्राम हमने? भ्रूणकोश का डायग्राम बनाया है। और इसी भ्रूणकोश को क्या क्या नाम दिया जा सकता है? नाम दिया जा सकता है। हमने जब स्त्री युग्मोक्त भेद अथवा मादा युग्मोक्त भेद पढ़ा था, तब इस भ्रूणकोश के कई नाम पढ़े थे, जैसे मादा युग्मोक्त भेद, स्त्री युग्मोक्त भेद, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश, प्रारूपिकी भ्रूणकोश, 7 कोशिकीय 8 केंद्रिकीय भ्रूणकोश या मादा युग्मोक्त भेद। नंबर फर्स्ट स्टेज अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से। ये अंड कोशिका, तो यहाँ तक परागनलिका आ चुकी है। कहाँ तक? बीजाणु द्वारीय सिरे तक। अब इसमें से प्रवेश कहाँ से होगा? एक सहायक कोशिका अंड कोशिका के मध्य से प्रवेशित हो गई। दूसरी स्थिति सहायक कोशिका और भ्रूणकोश भित्ति के मध्य से परागनलिका, ये एक भ्रूणकोश की भित्ति और ये एक सहायक कोशिका, दोनों नहीं बल्कि एक सहायक कोशिका। तो ये एक सहायक कोशिका और भ्रूणकोश भित्ति के मध्य से प्रवेशित हो गई। और तीसरी स्थिति आती है किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, तो यहाँ से ये परागनलिका आई और इस कोशिका को भेदते हुए इसमें से प्रवेशित होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेशित होती है। इस प्रकार से कुल 3 रास्ते के द्वारा, मार्ग के द्वारा परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित हो जाती है। जब कोई परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित होती है तो किस प्रकार से होती होगी, इसकी प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले जब परागनलिका इस भ्रूणकोश तक पहुंचती है तो इसके बाद में प्रारंभिक अवस्था में कोई एक सहायक कोशिका पहले से ही विघटित हो जाती है। इसके बाद में परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित होती किसी एक सहायक कोशिका के तंतुमय उपकरण के अंतर्गत प्रवेशित होकर के भ्रूणकोश में प्रवेशित होती है। इसके बाद में जैसे ही परागनलिका इसमें प्रवेशित हो चुकी है, एक सहायक कोशिका पहले से नष्ट हो गई और एक सहायक कोशिका इस नलिका के प्रवेश होते समय नष्ट हो जाती है। उसके बाद में सामान्य तौर पर ये परागनलिका का शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग से जस्ट नीचे की ओर एक छिद्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा? छिद्र। और छिद्र उत्पन्न होते ही इस परागनलिका के शीर्ष भाग में स्थित दोनों नर युग्मक इस भ्रूणकोश में मुक्त कर दिए जाते हैं। कहाँ पे मुक्त किए? भ्रूणकोश में। सामान्यतः ध्यान रखना आप, सामान्यतः परागनलिका के शीर्ष भाग से थोड़ा नीचे
एक छिद्र बनता है, उस छिद्र से दोनों नर युग्मक कहाँ प्रवेशित हो गए? भ्रूण कोश में। इस पराग नलिका को बीजांडद्वारीय सिरे से ही भ्रूण कोश में प्रवेश हो रहा है, इसको कोई न कोई प्रक्रिया निर्देशित करती होगी, तब जाकर के ये बीजांडद्वारीय सिरे से प्रवेशित हुई। अन्यथा हो भी सकता था कि वो निभागीय सिरे से प्रवेशित हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? बीजांडद्वारीय सिरे से हुआ। ऐसा इस पराग नलिका को निर्देशित करने का कार्य ये सहायक कोशिका करती है। सहायक कोशिका से विशेष रसायन स्त्रावित होते हैं जो पराग नलिका को बीजांडद्वारीय सिरे से प्रवेश हेतु निर्देशित करती है। इसका मतलब एक बार पुनः पराग नलिका का प्रवेश रसायन अनुवर्ती होता है। अब इस भ्रूण कोश के अंदर दो प्रकार के केंद्रक, दो नर युग्मक, अगुणित केंद्रक या नर युग्मक इस भ्रूण कोश में प्रवेशित हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आगे होगा केंद्रकों का संलयन। दो केंद्रकों में से कौन सा केंद्रक या नर युग्मक किससे संलयन करेगा? तो नंबर एक नर युग्मक आसानी से गति करता हुआ अंड कोशिका से संलयन होता है, जिससे जुड़ेगा अंड कोशिका से, जबकि दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। कितने नर युग्मक थे? दो पढ़े थे हमने। तो एक तो जाता है अंड कोशिका के पास में और वहाँ पर संलयन की क्रिया को प्रेरित करता है, और दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। इस क्रिया को नाम देते हैं केंद्रक संलयन। क्योंकि एंजियोस्पर्म में दो नर युग्मक होते हैं, इसलिए संलयन की क्रिया भी दो प्रकार से होती है। वापस देख लीजिए, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है और दूसरा द्वितीयक केंद्रक से। अर्थात अब हमें पढ़ना है केंद्रक संलयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसको क्या कहते हैं। तो ये केंद्रक संलयन की प्रक्रिया द्विनिषेचन के अंतर्गत पढ़ना है हमें, और त्रिसंलयन पढ़ना है। त्रिसंलयन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक संलयन अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, जिसको हम निषेचन कहते थे, वो एक वास्तविक प्रकार का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंजियोस्पर्म में होता है क्या है कि दो नर युग्मक होते हैं। ये दोनों नर युग्मक अलग अलग तरीके से निषेचन में भाग लेते हैं, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं? द्विनिषेचन। इस द्विनिषेचन का या डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे पहले अध्ययन किया था नावासीन के द्वारा। किसने किया था? नावासीन के द्वारा। किसमें किया था? 1898 में फ्रेटिलिया और लिलियम जैसे पादपों में किया था। ध्यान ये रखना है आपको कि द्विनिषेचन का तो अध्ययन किया था नावासीन, जबकि निषेचन का अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर के द्वारा। हालांकि प्लांट दोनों के लिए सम है, दोनों ने लिलियम किया था, इसके लिए फ्रेटिलिया एक अलग प्रकार का प्लांट लिया था। अब ये द्विनिषेचन त्रिसंलयन है क्या? सबसे पहले बात करते हैं द्विनिषेचन की। भ्रूण कोश के अंतर्गत एक अंड कोशिका होती है जो अगुणित है, और एक नर युग्मक। कितना नर युग्मक होते हैं? दो। दोनों में से एक नर युग्मक, वो भी कैसा है? अगुणित। ये दोनों अगुणित कोशिका आपस में संलयन करके एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं युग्मनज। और ये युग्मनज परिवर्धन के द्वारा भ्रूण का निर्माण करेगा। इसीलिए इस क्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं। क्या नाम देंगे? सत्य निषेचन। पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको प्रथम निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। पहली प्रक्रिया ये हुई। अब दूसरा क्या होता है? द्विनिषेचन में दो बार निषेचन होगा, तो पहला निषेचन ये हो गया। दूसरा निषेचन देखिए, सेकेंड जो नर युग्मक है वो अगुणित प्रकार का है, वो द्वितीय केंद्रक। और द्वितीय केंद्र में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं? दो। तो एक ध्रुवीय केंद्रक ये
प्लस दूसरा ध्रुवीय केंद्रक ये। इनके साथ में एक नर युग्मक और जुड़ता है, फलस्वरूप N और N एक 3N प्रकार का केंद्रक बनता है, जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होने से कोशिका बनेगी। उसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या कोशिका नाम देंगे। तो दूसरा नर युग्मक इस द्वितीय केंद्र के साथ में जुड़ करके 3N कोशिका का निर्माण करता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं द्वितीय निषेचन। क्या नाम देंगे? द्वितीय निषेचन। क्योंकि इससे निर्मित होने वाले त्रिगुण कोशिका जब भ्रूण का निर्माण नहीं होता, इसलिए हम इसको आभासी निषेचन अथवा असत्य निषेचन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दो बार, प्रथम और द्वितीय दो बार निषेचन होने के कारण नावासियस ने इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन नाम दिया था। अब दूसरी बात आती है त्रिसलेन की। त्रिसलेन क्या हुआ? त्रि का मतलब होगा तीन, सलेन तीन केंद्रकों के मध्य सलेन। द्वितीय निषेचन की प्रक्रिया को देखिए, एक ध्रुवीय केंद्रक दूसरा ध्रुवीय केंद्रक दोनों मिलकर के इस भ्रूण कोश के मध्य में आए थे। यहाँ पे दो केंद्रक स्थित थे जिसको द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। तो कितने केंद्रक हुए? दो, और तीसरा नर युग्मक का केंद्र। ये तीनों आपस में संलयन करके 3N कोशिका का निर्माण करते हैं, इसलिए इस क्रिया को नाम देते हैं त्रिसलन। त्रिसलन केवल इस क्रिया के लिए है, जबकि द्विनिषेचन इन दोनों क्रियाओं को लिए सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इसका क्या महत्व हुआ है? दो बार होने से होता क्या है? तो जैसे ही कोई प्राग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेशित होती है तो दो नर युग्मक विसर्जित कर देते हैं। इसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों नर युग्मक में से पहला नर युग्मक किससे निषेचित होगा? अंडकोशिका से अथवा ध्रुवीय केंद्रक से? अथवा पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो पहले होती है त्रिसलन की प्रक्रिया। कौन सी होगी? त्रिसलन अथवा द्वितीय निषेचन पहले होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? 3N कोशिका बनेगी। और उसके बाद में दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ करके किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज का निर्माण करते ही प्रतिमुखी कोशिका जितनी भी होती है वो नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिका पहले से नष्ट हो गई है, तो अब इस भ्रूण कोश में कौन सी कोशिका रही? एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। कितनी कोशिका बनी रहेगी भ्रूण कोश में? 3। सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका परिवर्तित होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। तो ये किसके द्वारा संपन्न हुआ? त्रिसलन के द्वारा। तो महत्व में भी क्या आता है? भ्रूणपोष का निर्माण। और ये भ्रूणपोष कैसा हुआ? त्रिगुणित। कैसा हुआ? त्रिगुणित। क्या महत्व होगा त्रिगुणित का? त्रिगुणित का महत्व होगा कि सामान्यतः जब पादप कोशिका में द्विगुणित से ज़्यादा अवस्थाएं पाई जाती है, प्रावस्थाएं पाई जाती है, जैसे त्रिगुणित, चतुर्गुणित, जिसे हम बहुगुणित कहते हैं, तो बहुगुणित अवस्था होने पर पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अधिक होती है। नाम भी क्या है? भ्रूणपोष, अर्थात परिवर्तित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये द्विगुणित कोशिका की तुलना में बहुगुणित अवस्था अथवा त्रिगुणित अवस्था भ्रूण को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो पहली कंडीशन क्या हुई? भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। अब ये भ्रूणपोष है कैसा? क्योंकि उसमें एक तो नर युग्मक है और दूसरा मादा केंद्रक है। ये द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक किसके है? मादा युग्मक उद्भिद के, ये नर युग्मक उद्भिद के। इसके कारण ये भ्रूणपोष हाइब्रिड प्रकार का हुआ, और यही हाइब्रिड कंडीशन इस भ्रूणपोष में और अधिक पोषक तत्वों की मात्रा को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि भ्रूण है वो संकर, भ्रूणपोष है वो संकर और ओजपूर्ण है। तो पहली बात होगी भ्रूणपोष की। दूसरा क्या है कि इस निषेचन के माध्यम से युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। युग्मनज में अलग अलग कोशिकाएं भाग लेने के कारण युग्मनज में संकर कंडीशन उत्पन्न होती है। नर भी आएंगे और मादा के लक्षण भी सम्मिलित होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि इस प्रक्रिया के द्वारा जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास होता है। दो अलग अलग युग्मक जुड़ने के कारण उसका नवीनीकरण होता है। तो यहाँ पर पैतृक और मात्रक दोनों जनकों के
लक्षण एक ही संतति कोशिका में प्रवेशित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से द्विनिषेचन का महत्व हो जाता है। तो ये तो होगी प्रक्रिया और दूसरा होता है महत्व। ये प्रश्न कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि द्विनिषेचन त्रिशलिंग क्या होता है, इसका महत्व लिखो। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पाया जाने वाला भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला भ्रूणपोष अगुणित होता है, अर्थात ये ध्रुवीय केंद्रक निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए कैसा होगा अगुणित, जबकि एंजियोस्पर्म में कैसा होता है त्रिगुणित होता है। अब बात करते हैं कि निषेचन की परिघटना कब संपन्न होती है। तो परागनलिका का निर्माण होता है, परागनलिका वृद्धि करती, बीजाणु में प्रवेश करती, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ तक संपन्न हो जाती है। तो अलग अलग पादपों में देखा जाए तो परागण और निषेचन के मध्य सामान्यतः 2 से लगाकर के 25 घंटों का अंतराल होता है, यानी इस समय के अंतर्गत ही परागण के पश्चात निषेचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। निषेचन के भाग फर्स्ट और सेकेंड के माध्यम से हमने एंजियोस्पर्म में निषेचन की परिघटना को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। एक बार वापस थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि हमने निषेचन को किन किन स्टेप के अंतर्गत पढ़ा है। तो पहले परागकण का अंकुरण, परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका का पथ, परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और केंद्रक संलयन या निषेचन, जिसे हम द्विनिषेचन और त्रिसंलयन कहते हैं, और लास्ट में त्रिसंलयन का महत्व। इस निषेचन से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला द्विनिषेचन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है और उसका महत्व। सामान्य तौर पर महत्व पूछा जाता है और एक प्रश्न बनता है एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष किस प्रकृति का होता है, त्रिगुणित होता है, और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है अगुणित प्रकार का। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अब निषेचन के बाद में भ्रूणपोष में 2 प्रकार की कोशिका बनी रहती है। एक होती है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और दूसरी होती है द्विगुणित युग्मनज कोशिका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि त्रिगुणित कोशिका आगे परिवर्तित होकर के किसका निर्माण करती है, और फिर पढ़ेंगे भ्रूण को निर्मित करने वाली कोशिका अथवा युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। थैंक यू।